झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 43 सीटों पर वोटिंग जारी है। पहले चरण की विधानसभा चुनाव में इन 43 सीटों पर मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। राज्य के कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है, जिनमें 4 तो पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार के सदस्य ही हैं और कई पूर्व मंत्री भी इसमें शामिल हैं। पहले चरण की चुनाव परिणाम राज्य की सत्ता की तस्वीर बहुत हद तक साफ करने वाली है। कोडरमा विधानसभा सीट पर इस साल के चुनाव में बीजेपी विधायक डॉक्टर नीरा यादव और आरजेडी के सुभाष यादव के बीच सीधा मुकाबला। हालांकि निर्दलीय शालिनी गुप्ता भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के प्रयास में जुटी हैं। शालिनी ने पिछली बार आजसू पार्टी से चुनाव लड़ा। साल 2000, 2005, 2009 में इस सीट पर आरजेडी को जीत मिली, जबकि 2014 और 19 के चुनाव में बीजेपी की नीरा यादव सफल रही। हजारीबाग में बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर से सीधा मुकाबला है। कांग्रेस ने मुन्ना सिंह और बीजेपी ने प्रदीप प्रसाद को यहां से उम्मीदवार बनकर उतारा और इससे पहले 2 चुनाव में बीजेपी के मनीष जायसवाल को जीत मिली, लेकिन उनके सांसद बनने के बाद बीजेपी ने मुन्ना सिंह को मैदान में उतारा। चतरा में मंत्री सत्यानंद भोक्ता की जगह उनकी बहू रश्मि प्रकाश आरजेडी उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में है, जबकि बीजेपी ने समझौते की वजह से ये सीट एलजेपीआर के लिए छोड़ी। एलजेपीआर की ओर से पूर्व विधायक जनार्दन पासवान को मैदान में उतारा गया। फुटका में इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा चुनावी मैदान में है। मीरा मुंडा पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और उनका जो मुकाबला है वो जेएमएम के संजीव सरदार से है। राज्य गठन के बाद इस सीट पर बीजेपी और जेएमएम के बीच सीधी टक्कर अब तक होती रही है। अगली सीट है सरायकेला। सरायकेला विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एक बार फिर से चुनावी मैदान में। 6 बार विधायक रह चुके चंपई सोरेन इस बार जेएमएम की जगह बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है। वहीं जेएमएम ने बीजेपी से पार्टी में आए गणेश महाली को उम्मीदवार बनाया है। रांची विधानसभा सीट से बीजेपी के सीपी सिंह लगातार 7वीं बार चुनावी मैदान में है। वर्ष 1996 के उपचुनाव में वो पहली बार यहां से विजयी रहे और उसके बाद से लगातार उन्हें ही जीत मिल रही है और इस बार जेएमएम की महुआ माझी उन्हें टक्कर दे रही है। पिछले चुनाव में महुआ माझी तकरीबन 6000 वोटों से चुनाव हारी थी। अब इस तरीके से कुल 43 ऐसी सीटें हैं जहां पर दोनों प्रमुख पार्टियों के लिए सत्ता की राह इतनी आसान नहीं होने वाली, लेकिन इन्हें सत्ता परिवर्तन का ही नहीं बल्कि हर चुनाव में आधे से ज्यादा विधायकों के हारने का ट्रेंड सीएम हेमंत सोरेन और बीजेपी दोनों के लिए सियासी टेंशन है। झारखंड के गठन के बाद से अभी तक 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और अब 5वां चुनाव हो रहा है। साल 2005 से लेकर 19 तक हुए चुनाव का सियासी ट्रेंड ये बताता है कि मौजूदा विधायकों को दूसरी बार जीतना मुश्किल भरा रहा। झारखंड का गठन साल 2000 में हुआ और उसके बाद से ही यहाँ की राजनीति बेहद जटिल रही। 24 साल में न ही किसी दल को बहुमत का आंकड़ा मिला है और न ही कोई भी सरकार दोबारा सत्ता में वापस आ पाई। सत्ता के सिंहासन पर विराजमान मुख्यमंत्री को अपनी सीट बचाना ही मुश्किल हो जाता है। सीएम पद पर रहने वाले नेताओं को हार का मुंह भी देखना पड़ा है और झारखंड बनने के बाद से अभी तक हुए 4 विधानसभा चुनाव में 50% से ज्यादा विधायकों के हारने का ट्रेंड रहा और यही सियासी पैटर्न इस बार के चुनाव में भी देखने को मिला तो पार्टियों के लिए विधानसभा में भी गेम चेंजर साबित होगा। कुछ आंकड़ों से जरा आपको रूबरू करवाते हैं। 2019 में 45 विधायक हारे। 2019 के चुनाव में झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 36 विधायक ही जीतकर दोबारा विधानसभा पहुंचे और 45 विधायकों की हार झेलनी पड़ गई। इस तरीके से 56% मौजूदा विधायकों को मात खानी पड़ी थी और 44% दोबारा विधानसभा पहुंचने में सफल रहे। बीजेपी के 38 में से 12, जेएमएम के 19 में से 13, जेवीएम के 8 में से 1, कांग्रेस के 6 में से 3 और अन्य 7 विधायकों ने पाला बदलकर जीत दर्ज किया। अब इस तरीके से पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा बीजेपी के मौजूदा विधायकों को हार का मुंह देखना पड़ा। 2014 में 55 विधायक हारे चुनाव। झारखंड में 2014 के विधानसभा चुनाव में 81 में से सिर्फ 26 मौजूदा विधायक ही अपनी सीट बचा पाए और इस तरीके से 55 विधायकों को मात खानी पड़ी थी। 10 साल पहले हुए चुनाव में 68% विधायकों को हार मिली थी और 32% विधायक जीतने में सफल भी रहे थे। अब इस तरीके से बीजेपी के 18 में से 10, जेएमएम के 18 में से 7, आजसू से 5 से 3 विधायक ही सीट बचाए रखने में कामयाब रहे। बीजेपी के 8 तो जेएमएम के 11 और आरजेडी के सभी 5 विधायकों को हार का मुंह देखना पड़ा उस समय। थोड़ा और पहले के चुनाव का जरा विश्लेषण करते हैं। बात करते हैं साल 2009 विधानसभा चुनाव की। 9 में सबसे ज्यादा विधायक हारे। साल 2009 के विधानसभा चुनाव में झारखंड के कुल 81 विधायकों में से 20 विधायक ही अपनी सीट बचाए रखने में कामयाब रहे और 61 मौजूदा विधायकों को शिकस्त खानी पड़ी। इसी तरीके से 75% विधायक अपनी सीट नहीं बचा पाए और सिर्फ 25% विधायक ही जीत दर्ज कर पाए। जेएमएम के 17 में से 5, बीजेपी के 30 में से 4, कांग्रेस के 9 में से 2, आरजेडी के 7 में से 1, आजसू के 2 में से 2
और माले के एक में से एक और एक अन्य पार्टी के विधायक अपनी सीट बचाए रखने में कामयाब रहे। 2009 में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को ही लगा। झारखंड इतिहास में सबसे ज्यादा विधायकों के हार का रिकॉर्ड जो है वो 2009 के चुनाव का रहा है। 2005 का लबोलुआब लगभग ऐसा ही रहा, यानी कि इस पर चर्चा लंबी हो जाएगी, इसलिए उन मुद्दों पर लौट जाते हैं क्योंकि इस बार का जो सियासी पारा है वो झारखंड में हाई है। मुद्दे जहां पर इस सियासी ट्रेंड को तोड़ने के लिए पार्टियों ने अब कदम उठाए। बीजेपी ने 2024 के विधानसभा चुनाव में अपने 4 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे हैं। बीजेपी ने सिमरिया के विधायक किशुन दास का टिकट काट उज्जवल दास को टिकट दिया। कांके के विधायक समरीलाल का टिकट काट करके डॉक्टर जीतू चरण राम को टिकट दिया। जमुआ के विधायक केदार हाजरा का टिकट काट करके मंजू देवी को प्रत्याशी बनाया गया। इसी तरीके से सिंदरी से इंद्रजीत महतो की जगह उनकी पत्नी तारा देवी को उम्मीदवार बनाया गया। बीजेपी की तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने भी कुछ ऐसी ही रणनीति पर काम किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिट्टीपाड़ा से सिटिंग विधायक दिनेश विलियम मरांडी का टिकट काट हेमलाल मुर्मू को उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा हेमंत सोरेन ने उन विधायकों के टिकट काट दिए जिन्होंने चुनाव की तपिश के बीच जेएमएम छोड़कर के बीजेपी या फिर दूसरे दल में चले गए। कांग्रेस ने अपने एक विधायक का टिकट काटा। कांग्रेस ने बरही सीट से विधायक उमाशंकर अकेला का टिकट काटकर अरुण साहू को उम्मीदवार बनाया है। यानी पिछले 4 चुनाव में मौजूदा विधायकों के हार का विश्लेषण से ये पता चलता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को शिकस्त झेलनी पड़ी है। इससे जाहिर ये होता है कि सरकार के साथ साथ मौजूदा विधायकों के खिलाफ भी सत्ता विरोधी लहर रहती है, जिससे पार पाना सत्ताधारी दल के लिए भी आसान नहीं रहता। झारखंड के वोटर्स सरकार के साथ मौजूदा विधायकों के खिलाफ भी गहरी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं, जिसके चलते सरकार बदलने के साथ साथ मौजूदा विधायक भी बदल जाते हैं। अब आइए उन मुद्दों पर जरा चर्चा करते हैं जो इस चुनाव में बढ़ चढ़ करके बोलते हुए नजर आए। झारखंड चुनाव में जो जुबानी जंग है वो भी तेज है। मुद्दा रहा है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी ने कहा कि माफियावाद भ्रष्टाचार को शासन से मुक्त कराना है और इस पर राहुल गांधी ने पलटवार किया और कहा कि पीएम मोदी जाति जनगणना रोकने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि याद रखिए एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी जरा जान लीजिए। पीएम और सीएम विभाजनकारी राजनीति का सहारा ले रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार एकता तोड़ने पर आमदा है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब आया कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करके दिखाएंगे। अगला मुद्दा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया और ये था हार्ड लाइन, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब इस मुद्दे पर मुखर योगी आदित्यनाथ झारखंड की अलग अलग रैलियों में उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे और इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलटवार करते हुए कहा यहाँ ना तो बटे हैं ना बटेंगे, बीजेपी के लोग कूटे जाएंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश सीएम के मुख में राम और बगल में छुरी है। साधु का ड्रेस पहनते हैं, लोगों के बीच बटेंगे तो कटेंगे बोलते हैं। इसके अलावा अमित शाह और राहुल गांधी हेमंत सोरेन में जुबानी जंग चुनाव में चलती रही। मतलब सियासी स्टेटमेंट इस हद तक चले गए कि लग रहा था कि जैसे बयान ना हो तो आपस में तलवार खिंचाएं। वैसे चुनाव में सियासी बयानबाजी का दौर ऐसे ही चलता भी है, लेकिन झारखंड के चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने वाली जो इंडिया गठबंधन है उसके सबसे बड़े नेता के सामने चुनौती कौन कौन सी है। झारखंड में इंडिया गठबंधन यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर के सत्ता की बागडोर को संभाला। इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। यही सत्ता विरोधी लहर पिछली बार बीजेपी को लेकर के थी, तो इस बार हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ है। दूसरा बड़ा सियासी बदलाव ये कि इस बार के चुनाव में पिछली बार के चौथे नंबर की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का नाम जो है वो निशान नहीं है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी जेवीएम का बीजेपी में विलय कर दिया, जो इस वक्त झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं। अभी आदिवासी नेता हैं जिनको हेमंत सोरेन की आदिवासी नेता की काट के तौर पर बीजेपी पेश कर रही है। अब इसके साथ ही कोल्हान रीजन में भी समीकरण बदल गया, क्योंकि इस बार बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर है। हेमंत सोरेन के लिए मुसीबत तब ज्यादा बढ़ी जब कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन ने जेएमएम का साथ छोड़ दिया। ये वो नेता है जो कि शिबू सोरेन के जमाने से ही सोरेन परिवार के खासम खास रहे। इससे पहले हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन 2019 में जेएमएम से विधायक बनी, लेकिन आज की तारीख में सीता सोरेन भी बीजेपी में शामिल है। अब बेशक चुनाव एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक की लड़ाई हो, लेकिन
इससे बड़ी लड़ाई सोरेन परिवार के अंदर चल रही है और इस चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन के सामने ये साबित करने की चुनौती कि वो शिबू सोरेन की सियासी विरासत के वारिस हैं, क्योंकि विरासत की लड़ाई में उन्हें अपनी ही भाभी सीता सोरेन की चुनौतियों का सामना करना है। इसके साथ ही हेमंत सोरेन के लिए भ्रष्टाचार का मुद्दा भी इस समय मुसीबत बना हुआ है, क्योंकि इसको से धनंजय मंडल मेरे सहयोगी इस समय कनेक्टेड हैं। धनंजय, इस समय चुनावी प्रक्रिया शुरू है, मतदान इस समय चल रहा है, लेकिन सियासी मुद्दे धरातल पर कौन कौन से हैं? क्योंकि जो जुबानी जंग हुई है धनंजय, वो इस चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, फिर चाहे वो बीजेपी के लिए हो या फिर जेएमएम के लिए हो। क्या स्थिति ग्राउंड से नजर आ रही है? शिखा, देखिए कई जगहों पे तो 4 बजे मतदान प्रक्रिया समाप्त होगी, जहाँ पे नक्सलवादी थोड़ा इम्पैक्ट था सिक्योरिटी के तौर पे 4 बजे खत्म, लेकिन अब मात्र जो समय 20 मिनट का समय बचा हुआ है, वो भी झारखंड में पहले चरण के वोट समाप्ति हो जाएगी। लेकिन जो मुद्दे थे, देखिए रोटी माटी बेटी, बीजेपी का एक ही मुद्दा था। इस मुद्दे को लेके भ्रष्टाचार और कटोगे तो बटोगे, ये तमाम जो नारे बीजेपी की तरफ से दिए गए थे, लेकिन जेएमएम की तरफ से अगर उसका कटाव कर रहे थे कि जो एक साथ रहेंगे, तो देखिए उनका ये दावा था कि बांटने के काम कर रही है बीजेपी, यानी जो वोट को ध्रुवीकरण करना चाह रही है, आप लोग एक साथ रहिए और झारखंड की जो जड़ है उस जड़ को मजबूत करने के लिए, यानी जो सरकार ने नींव रखी है उस नींव को मजबूत करने के लिए आप मतदान करिए। हेमंत सोरेन ने साफ साफ ये बातें करा कि कल्पना सोरेन ने भी लगातार चुनावी दौरे में रहे, उन्होंने बीजेपी पे हमलावर है, उन्होंने कहा था कि देखिए सब ये लोग लुटेरे हैं, बाहर से आ रहे हैं, लूट के चले जाएंगे, हम लोग यहीं स्थानीय के लोग हैं और यहीं पर रहेंगे, आपके विकास करेंगे। देखिए दूसरी पार्टी अगर बात करें, बीजेपी ने कहा कि जो रोजगार की बातें करके आई थी सरकार, फिर से लोभ लुभाने वादे 10 लाख तक रोजगार मैनिफेस्टो में दिया, लेकिन हम बीजेपी जो कहती है वो पूरा करती, चाहे रोजगार की बात करें या एसएससी सीजीएल जो पेपर अभी एग्जाम हुआ था उसको एसआईटी जाम करके उसको रद्द कराएंगे, जांच कराएंगे, जो भ्रष्टाचार किए, जो पैसों के अंबार जिनके घर से निकले, तो उनको हमारी सरकार यानी बीजेपी की सरकार आएगी तो सभी जाँच होगी, उसके बाद सभी को जेल के सलाखों के पीछे डालेंगे। ये तमाम मुद्दे हावी रहे। देखिए धनंजय, क्योंकि ग्राउंड पर मुद्दे अलग अलग हैं और भुनाने की कोशिश जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है वो इस समय कर रही है। बने रहिएगा धनंजय, हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, चुनावी मुद्दे बहुत अलग अलग होते हैं और हर एक विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कितना काम करेगा? और दूसरी चीज ये कि जो बॉडी लैंग्वेज आज दिखी है हेमंत सोरेन की, क्या लगता है उसे देख करके, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आश्वस्त है, हालांकि उनके लिए एक चुनौती है चंपई सोरेन। बिल्कुल, देखिए जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है उसके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी होती है। सत्ता में जैसे ही आप 1-2 साल पूरे कर लेते हैं, आपके एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी साथ होती है, जिसको बनाने की कोशिश पूरी, चाहे भ्रष्टाचार के लिहाज से हो, चाहे नौकरियों के अभाव के लिहाज से हो, हर चीज से भाजपा ने की। चुनौतियां ऐसे भी है कि जेएमएम टूटकर बीजेपी की तरफ हुआ या कहीं ना कहीं आदिवासी वोट बैंक में सेंधमारी की भी स्थिति हुई, और उसके साथ साथ कई, जिसे आपने कहा कि बॉडी लैंग्वेज, जब हम जमीन पर गए थे तो ये समझ आया था कि जेल जाने से पहले हेमंत सोरेन और जेल जाने के बाहर आने वाले हेमंत सोरेन में बहुत फर्क था। पहले कई बार इमेच्योर राजनीति हुई है, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद राजनीति में काफी मेच्योरिटी भी आई और उनके बयानबाजी में वजन भी आया। साथ में कहते हैं कि जब पत्नी साथ हो तो आप किसी भी तरह की जंग है जीत लेते हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या ये वाली जंग जीत पाते हैं, क्योंकि कल्पना सोरेन उनके जेल में रहते हुए, जेल के बाहर आने के बाद भी कल्पना सोरेन ने जो महिलाओं के प्रति बीच में जो माहौल बनाया है वो अपने आप में जेएमएम के लिए एक बड़ी ताकत है। और चुनौतियों के बीच में और साथ में कोई नई जो जिस तरीके के सपोर्ट ढूंढे हैं, ये देखना होगा कि क्या कुछ होगा। 5 बजे तक चुनाव प्रचार चलता रहेगा, लेकिन अब 43 सीट पर आज चुनाव हो चुका है, बची हुई सीट्स पर भी दोनों ही पार्टियां, खासतौर पे जेएमएम और बीजेपी, अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि जो कमी रह जाएगी, वैसे ये 43 सीट पर चुनाव था, उसमें से 13 सीटों को छोड़ दें, एक इलाके को छोड़ दें तो बाकी बीजेपी बाहुल्य वाला इलाका था, बीजेपी की पकड़ वाला इलाका था। लेकिन अब जो दूसरा फेज होना है वो जेएमएम सपोर्टर है, खासतौर से सरना का जिक्र करें, संथाल का जिक्र करें तो ऐसे में अब संथाल में आती हैं 18 सीटें, जिस पर जेएमएम खुद को बहुत ही कॉन्फिडेंट मान रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे की तैयारियों के साथ साथ
इस 43 सीट्स का एनालिसिस आज शाम 5 बजे बाद से शुरू हो जाएगा। अंदरूनी कि किसको कितने वोट पड़े, ये अपनी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी गणित गुणा भाग करती रहेंगी। लेकिन फिलहाल जो बॉडी लैंग्वेज का कॉन्फिडेंस है, चाहे भाजपा का हो चाहे जेएमएम का, वो इसलिए भी है क्योंकि राजनीति में जैसे परसेप्शन की राजनीति बहुत आजकल महत्वपूर्ण हो गई है, वैसे बॉडी लैंग्वेज की राजनीति भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। बॉडी लैंग्वेज से जनता को ये बता देना कि हम तो सरकार बना ही रहे हैं, हमारे आने से ही विकास होगा और हमारे आने के साथ ही विकास शुरू होगा, ये सब जनता को उस तरीके से आप समझाया जाता है कि अगर हम आएंगे तो ही विकास होगा और हम तो वैसे भी जीत रहे हैं। जिससे कि जो ये स्विंग वोट होता है बीच में, अनडिसाइसिव जो वोटर होता है, वो आपके साथ चला जाए। तो जाहिर तौर पे जेएमएम ने पूरी तरीके से तैयारी की है, लेकिन दुखद बात जेएमएम के लिए ये है कि एक राष्ट्र पार्टी कांग्रेस जो उस तरह का मेहनत नहीं कर पाई है, उस तरह का सपोर्ट जेएमएम को नहीं कर पाई। चाहे 2014 के चुनाव थे, तब भी जेएमएम ने खुद ही अपने दम पे चुनाव लड़ा था, और अब 2024 की बात कर लें, तब भी जेएमएम ने खुद अपने दम पर चुनाव लड़के जो भी नतीजे होंगे वो जेएमएम की ताकत होंगे, चाहे हार हो चाहे जीत हो, या जेएमएम की कमजोरी होगी। लेकिन अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सेकंड फेज की तैयारियों में अपनी जान फूंकनी शुरू कर दी है। सेकंड फेज जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी संथाल में, क्योंकि घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा है, अब या तो घुसपैठ का मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी एकदम स्वीप कर जाएगी या कहीं ना कहीं घुसपैठ का मुद्दा बाउंस कर जाएगा, ये अभी सेकंड फेज में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल ये चुनाव बहुत रोचक हो गया है। अब वो जमाना नहीं रहा कि सिर्फ लोकसभा चुनाव या उत्तर प्रदेश बिहार जैसे चुनाव में ही रोचक हो। अभी झारखंड और जो छोटे चुनाव हैं वो भी बेहद रोचक हैं, और यहाँ पर भी जो नतीजे आएंगे उसकी दस्तक दिल्ली तक होने वाली है। बिल्कुल आदित्य। और धनंजय, इस बार के चुनाव में इम्पोर्टेंट ये भी हो गया है कि जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के अब तक रहे हैं 4 बार के, वो सब इस समय बीजेपी के साथ हैं। क्या बीजेपी को इससे ग्राउंड पर फायदा मिलता हुआ नजर आता है? देखिए, ग्राउंड की अगर बात करें तो ये कोल्हान का जो क्षेत्र है, पलामू प्रमंडल का क्षेत्र है सिका, इसमें तो पॉजिटिव दिख रहा है बीजेपी के लिए। क्योंकि देखिए, चंपई सोरेन जो टाइगर के नाम से जाना, कोल्हान टाइगर, वो एक तरफ से आने से बीजेपी कहीं ना कहीं कोल्हान में मजबूत हुई है। उसका इस वोट में इम्पैक्ट भी दिख रहा है कोल्हान में। लेकिन आज का जो अगर एनालिसिस किया जाए 43 सीट का, वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम हुआ है। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का चर्चा का विषय अभी तक, क्योंकि लगभग 60% के आसपास का वोटिंग हुआ। कुछ देर बाद फाइनल रिजल्ट आएगा कितना परसेंट हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है, रांची जो शहरी क्षेत्र है उसमें सबसे कम वोटिंग हुई है अभी तक। और ये दोनों पार्टी अब चर्चा करेंगे आखिर वोटर क्यों नहीं निकले, वोट क्यों नहीं दिए, कि काम काज से खुश थे या फिर बॉयकॉट कर दिया, ये सब चर्चा का विषय है। लेकिन जो कोल्हान क्षेत्र में अगर फतेह करते हैं, अगर 12 सीट में अगर 8 से 7 सीट अगर वहां से बीजेपी ले आती है तो उसमें काफी मजबूत नजर आएगी। क्योंकि देखिए, पलामू का जो पलामू बीजेपी का एक तरह से गढ़ है, पलामू हो, उधर डाल्टनगंज, ये सब जो एरिया है पलामू मंडल में, जो जनरल 13 सीटें हैं और एससी सीटें 20 की सीट आसपास थे और एससी 5 सीटें थी। तो एसटी सीटें में बीजेपी काफी कमजोर थी 2019 में। अगर ये मजबूत कर लिया होगा आज, तो कहीं ना कहीं इसका सत्ता का रास्ता निकलते हुए दिखेगा। ये एनालिसिस कुछ देर में पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास जो आ रही है, वोटर बहुत कम निकले हैं, और वोटर कम निकलने का किसका फायदा नुकसान होगा ये देखने वाली बात होगी। जो मुद्दे थे कि बांग्लादेशी मुद्दा, यही मुद्दा बीजेपी ने पकड़ा था। बालू मुद्दा, ये मुद्दा बीजेपी ने पकड़ा था। युवाओं को रोजगार का मुद्दा, ये मुद्दा उन्होंने काफी अच्छे तरीके से भुनाने की कोशिश की। लेकिन धनंजय, अभी भी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को बेरोजगारी का मुद्दा वो जितना और भुना सकती थी, वो शायद झारखंड में नहीं भुना पाई है। ऐसा है क्या? जो युवा पीढ़ी है वो क्या बातें कर रही है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा सिखा। ये जिस तरह से भुनाना चाहिए था उस मुद्दे से नहीं भुना पाए। एक मुद्दा इन्होंने पकड़ा बांग्लादेशी, उस मुद्दे पे इन्होंने फोकस किया। क्योंकि देखिए, संथाल को फोकस इसलिए किया जा रहा है, आदिवासी फोकस इसलिए किया जा रहा है। ये 28 सीटें में बीजेपी बिल्कुल ना के बराबर है